नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पूनम का 7वां और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तुमने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया। लोगों ने उस तमाशे को देखा और मुंह फेर करके चले गए। तूने खूब पिलाए दर्द और आंसुओं के जाम। लोगों ने तानों भरा जहर का प्याला पिला दिया। उड़ती फिरती थी खुले आसमान में पंछी की तरह। तूने मेरे पंख काट करके पिंजरे में डाल दिया। मैंने बहुत कोशिश की घर बसाने की, पर तूने दीवारों को तोड़ करके घर की बुनियाद को हिला दिया। मैं तो मंजिल की तलाश में चलती रही, पर तूने मंजिल के रास्ते पर कांटों को बिछा दिया। मैं तो बैठी रही मोहब्बत के बाजार में, तूने बोली लगा करके मुझे नीलाम कर दिया। अजीब सी उलझन में उलझी रही मेरी जिंदगी। तूने मुझे सपने दिखा करके मुझे बहला दिया। मेरा गला घोंट दिया तेरी बेवफाई ने। तूने मुझे जिंदा ही कब्र में दफना दिया। रोते रोते मुझे नींद आ गई। शाम को मम्मी जी ने मुझे बड़े प्यार से उठाया और मुझे फ्रेश होने को बोला। मैं उठी और फ्रेश होकर के आई। मम्मी जी ने मुझे दूध और साथ में खाने को बिस्किट और नमकीन दी। मैंने दूध पिया और किचन में जूठे बर्तन रख आई। विकास अपनी पढ़ाई कर रहा था। जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो वो बाहर आ करके मुझे मिला। मेरे आने से वो बहुत खुश था। फिर वो पढ़ने लगा, क्योंकि अगले दिन उसका स्कूल था और उसकी 10वीं की बोर्ड की पढ़ाई थी। फिर मैं बाहर आंगन में घूमने चली गई। थोड़ी देर मम्मी जी मेरे पास आए और बोले कि पूनम तू ठीक है ना। मैंने मम्मी जी की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी ने मेरे आंसू साफ किए और बोला कि सब ठीक हो जाएगा बच्चे, अब रोना नहीं। मम्मी जी मुझे अंदर लेकर के आ गई। डैडी जी अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो भी हमारे पास आ गए। काम करने वाले दीदी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वे सब्जी और दाल बना देती थी। चपाती मम्मी जी गरम गरम बनाती थी, पर आज शायद चपाती भी वही बना रही थी, क्योंकि मुझे चपाती पकाने की खुशबू आ रही थी जब मैं बाहर घूम रही थी। शाम को खाना दीदी खा करके ही अपने घर जाती थी। उनका घर थोड़ी दूर पर ही था। खाना बना करके दीदी मम्मी जी को बोलने आई कि वो घर जा रही है। मम्मी जी उठी और दीदी को खाना देने चली गई। मम्मी जी ने मुझे और डैडी जी को खाने के लिए पूछा तो हमने थोड़ी देर बाद खाने के लिए बोला, क्योंकि दूध पिया था तो पेट अभी भी भरा हुआ था। मम्मी जी फिर विकास को खाना देने चली गई। फिर मम्मी जी और डैडी जी मेरे से बात करने लगे। डैडी जी बोले कि पुत्र, मैंने 5,000 कैश और 20,000 का चेक काट करके रखा हुआ था। वो जो तेरी सूरी अंकल हैं, उनसे मैंने इस बारे में बात की तो वो बोले कि तू भी ठेकेदार है, तू ही बता 25,000 में कौन सी ITI खुलती है। अगर ऐसा है भी तो मैं 50,000 दूंगा, पर पैसे देने से पहले तू अच्छे से जांच तो ले कि वो ITI खोल भी रहा है या सब फ्रॉड है। इसलिए मैंने उसे अभी पैसे नहीं दिए हैं। दूसरे, अब तो उसे मैं पैसे दूंगा भी नहीं। इतना समझाने के बाद भी वो तुझे मारता है। डैडी जी की बात सुन करके मैं रो पड़ी। मैं रोते हुए बोली कि डैडी जी, उसके मम्मी ने तो मुझे दूध में जहर दिया था पीने को, पर मेरी किस्मत अच्छी थी जो दूध गर्म था और मैंने गिलास डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर ये आए और इनके पूछने पर मैंने बताया कि दूध मम्मी जी ने दिया है। ये सुन करके इन्होंने दूध फेंक दिया। मैंने अभी बात खत्म ही की थी कि मम्मी जी चिल्ला पड़ी कि क्या जहर दे रहे थे तुझे। ये बोल करके वो मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों गले लग करके रो पड़े। डैडी जी भी बहुत भावुक हो गए थे। डैडी जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि और कुछ भी हुआ है क्या। तभी मम्मी जी का ध्यान मेरे नाक पर गया तो बोली कि तेरा कोका यानी नोज पिन कहाँ है। मैं बोली कि जब वो मुझे कल मार रहे थे तो पता नहीं कहाँ गिर गया। मैंने सिर झुकाया और बोली कि मम्मी जी, उन्होंने मेरे सारे गहने बेच दिए, सोने के भी और चांदी के भी। मैंने तो कानों में इस समय आर्टिफिशियल झुमके पहने हुए हैं। मम्मी जी रोते हुए डैडी जी से बोली कि देखो जी, उसने हमारी बेटी का क्या हाल कर दिया है। हमने जब से इसके कान छिदवाए हैं
कभी चांदी की बालियां नहीं पहनाई और आज देखो ये नकली झुमके पहन करके आई है। मम्मी जी उठी और डैडी जी से बोले कि मैं अभी आई। फिर वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो आई तो उनके हाथ में एक छोटा सा गहने वाला पर्स था लाल कलर का। मम्मी जी ने वो खोला तो उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और खोली तो देखा उसमें एक कोका यानी कि नोज पिन था। मम्मी जी ने वो मुझे पहना दिया। डैडी जी ने मम्मी जी से पूछा कि तू इस समय कहाँ गई थी। मम्मी जी बोली कि अभी सुनार की दुकान बंद होने में समय था तो उसके पास कोका लेने गई थी। मैं अपने साथ विकास को ले गई थी। मम्मी जी फिर उठी और दूसरे कमरे में गए। फिर आकर के उन्होंने मेरे उन नकली झुमके निकाले और सोने के टप्स पहना दिए। ये देख करके मेरा रोना निकल गया। डैडी जी ने मुझे बोला कि अब रोना नहीं, खुश रह पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी जी उठी और हमें खाना दिया। हमें खिला करके खुद भी खाना खाया। फिर मम्मी जी ने मुझे आराम करने को कहा। मैं फ्रेश होने गई तो मम्मी जी ने मुझे 2 सूट दिए और बोली कि तेरे लिए सिले थे, इनमें से एक सूट अभी पहन ले, नया सूट पहन करके कहाँ सोया जाएगा। मैंने एक सूट लिया और वॉशरूम में चली गई। फिर जब सोने लगी तो मम्मी जी ने फिर दूध का गिलास दिया। मैंने आधा दूध ही पिया और लेट गई। डैडी जी अपने कमरे में सो गए और मम्मी जी मेरे साथ सोई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार रोना ही आ रहा था। मम्मी जी ने मुझे पूछा कि क्या हुआ बच्चे, तू सो क्यों नहीं रही है। ये बोल करके मुझे मम्मी जी ने गले लगा लिया। मैं मम्मी जी के गले लग करके रो पड़ी। मैं बोली कि मम्मी जी आप मेरी बाजू पर सो जाओ। वो पूरी रात मेरी बाजू पर ही सोते थे और मैंने वो दवाई भी नहीं खाई, इसलिए भी नींद नहीं आ रही है। ये बोल करके मैं सीधी हो और मम्मी जी को मेरी बाजू पर सोने को कहा। मम्मी जी उस समय कुछ नहीं बोली और मेरे बाजू पर सो गए। मुझे बार बार उसकी याद आ रही थी और आंखें बार बार नम हो रही थी। मुझे पता नहीं कब जा करके नींद आई। दूसरे दिन सुबह मैं पता नहीं कितनी देर तक सोती रही। मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। जब मैं उठ करके फ्रेश होने गई तो मम्मी जी और डैडी जी अपने कमरे में थे। बाथरूम मम्मी जी और डैडी जी के कमरे के साथ अटैच था तो उनके कमरे में जाना ही पड़ता था। मम्मी जी ने मुझे देखा और बोले कि उठ गई बच्चे, फ्रेश हो जा, फिर मैं तेरे को दूध देती हूँ। ऐसा कर तू नहा ले और कल का जो सूट दिया है वही पहन ले। मैं फ्रेश होकर के नहा ली। मम्मी जी ने मुझे टूथब्रश पहले ही दे दिया था। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मम्मी जी मुझे दूध और नाश्ता भी दे दिया क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो चुका था। जब मैं नाश्ता करके फ्री हुई तो मम्मी जी ने मेरी प्लेट उठा करके किचन में रखी। फिर मम्मी जी और डैडी जी ने मुझे बोला कि पूनम तू कंघी कर ले, हम थोड़ी देर में अमृतसर जाने वाले हैं। वहाँ सभी तुझे याद करते हैं और मुझे भी कोई काम है, तेरा भी दिल थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं मम्मी जी को हैरान हो करके देख रही थी पर कुछ नहीं बोली। मम्मी जी पता नहीं कब उठ गए। उन्होंने मेरा सूट धो दिया था। मम्मी जी ने पैकिंग भी कर ली थी। थोड़ी देर बाद हम अमृतसर के लिए निकल गए। हम बस में गए थे। हम अभी तकरीबन 5 किलोमीटर ही गए होंगे तो हमारी बस रुक गई। पता चला एक्सीडेंट हुआ है तो बस आगे नहीं जाएगी। हम बस से उतरे तो मम्मी जी बोले कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। हम 3 किलोमीटर पैदल चले हैं। तब जा करके हमें एक बस मिली जो पठानकोट जा रही है। हमारे साथ और भी काफी यात्री थे जो हमारे साथ पैदल आ रहे थे। हमने पठानकोट बस से उतर करके अमृतसर की बस ली और हम शाम को अमृतसर पहुंच गए। वहां सभी मुझे देख करके बहुत हैरान हुए क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो गई थी और मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर रही। चाय पीने के बाद मम्मी जी और मामी जी कहीं चले गए। वो जब आए तो उनके हाथ में काफी लिफाफे थे। मम्मी जी मेरे लिए 4 रेडीमेड सूट लाए थे और साथ में 4 सूट का कपड़ा लेकर के आए थे। फिर मम्मी जी वो सूट दर्जी के पास सिलने को दे आए। फिर हमने डिनर किया और सो गए। मैं लेट तो गई पर वही बात, नींद ही नहीं आ रही थी। रह रह करके उसकी याद आ रही थी। मैंने मम्मी जी को अपने साथ वैसे ही सुलाया जैसे रात को सुलाया था। सुबह उठी तो फ्रेश होने के बाद मम्मी जी ने मुझे दूध दिया। मैंने देखा मम्मी जी वहाँ नहीं थी। मैंने मामी जी से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि वो पड़ोस में गई हैं। थोड़ी देर बाद मामी जी आई और बोली कि पूनम ऐसा कर तू नहा ले, हम दोनों ने कहीं जाना है। मैं नहाने चली गई। मम्मी जी ने मुझे एक नया सूट पहनने को दिया। मम्मी जी पहले से तैयार थी। तैयार होकर के मैंने और मम्मी जी ने नाश्ता किया। फिर मम्मी जी और मैं घर से निकले। थोड़ी दूर जा करके मम्मी जी ने एक रिक्शा रुकवाया और उसे लॉरेंस रोड चलने को कहा।
मैंने सोचा मम्मी जी ने ताया जी के घर जा रहे होंगे, क्योंकि मेरे एक ताया जी लॉरेंस रोड की तरफ रहते थे। मैंने मम्मी जी से कुछ नहीं पूछा। लॉरेंस रोड पहुंच करके मम्मी जी ने एक दुकानदार से एक गली नंबर पूछा। उसने हमें बताया तो मम्मी जी ने रिक्शा वाले भैया को उधर चलने को बोला। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचे तो मैंने देखा कि नेम प्लेट पर किसी डॉक्टर का नाम लिखा था और वो एक मनोचिकित्सक थे। मुझे समझ नहीं आया कि मम्मी जी मुझे यहाँ क्यों लेकर के आई थी। मम्मी जी ने गेट की घंटी बजाई तो थोड़ी देर बाद एक भैया आए। मम्मी जी ने उनसे डॉक्टर के बारे में पूछा तो वो हमें एक कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए तो हमने उनका अभिवादन किया। उन्होंने मम्मी जी से पूछा तो मम्मी जी ने मेरे बारे में सब बताया। सच कहूँ मेरा उस समय उनकी बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं वहाँ बैठी हुई थी, बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं उसके पास वापस कब जाऊंगी। मेरा ध्यान तब टूटा जब मम्मी जी ने मुझे हिलाया। मम्मी जी बोली कि पूनम तेरा ध्यान किधर है, डॉक्टर साहब तुझे कब से बुला रहे हैं। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला कि बेटा आप कोई दवाई खाते हो। मैंने जवाब दिया कि जी अंकल जी, मेरे पति मुझे विटामिन बी की गोलियां खिलाते थे ताकि मेरी सेहत ठीक रहे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने उस दवाई का कभी नाम तो पढ़ा होगा, उस दवाई का नाम क्या था। मैं बोली कि अंकल जी मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि वो मुझे बस एक गोली खिलाते थे। फिर डॉक्टर अंकल ने पूछा कि उस दवाई को खा करके आपको कैसा महसूस होता था। मैं बोली कि अंकल जी जब वो दवाई खाती थी तो मुझे बहुत नींद आती थी, पर मेरे पति मुझे सोने नहीं देते थे। फिर अंकल जी ने अपने टेबल पर रखी घंटी बजाई तो एक भैया आए। डॉक्टर ने उन्हें मेरे ब्लड टेस्ट करने को बोला। पहले डॉक्टर ने मुझे उनके साथ जाने को बोला तो मैं मम्मी जी की तरफ देखने लगी। तब पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने उन भैया को उधर ही मेरा ब्लड सैंपल लेने को कहा। उन भैया ने मेरा ब्लड लिया और चले गए। डॉक्टर मुझसे काफी देर तक कुछ ना कुछ पूछते रहे, मैं भी धीरे धीरे जवाब देती रही। करीब 1 घंटे बाद वो भैया एक फाइल लाए और डॉक्टर के आगे रख दी। डॉक्टर ने वो फाइल पढ़ी और मुझे कहा कि बेटा आप थोड़ी देर बाहर घूम आओ, गेट के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना, मुझे आपके मम्मी जी से जरूरी बात करनी है। मैं उठी और दरवाजा खोल करके बाहर चली गई। बाहर बहुत सारे गमले थे जिनमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। मैं उनको देखती रही। करीब आधे घंटे बाद मम्मी जी मुझे बुलाने आई। मैं उनके साथ डॉक्टर के पास चली गई। उन्होंने मुझे 2 महीने की दवाई लिख करके दी और बोला कि 2 हफ्ते बाद फिर आना। मम्मी जी को बोला कि अगर सही से दवाई खाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरे ये बहुत कमज़ोर है, इसके अंदर खून की कमी है, इसकी डाइट का भी ध्यान रखें और दूध फल खूब दें। उन्होंने मुझे वहीं पर एक गोली भी खाने को दी। मैंने वो दवाई चुपचाप खा ली। थोड़ी देर बाद हम उनसे विदा लेकर के घर को आ गए। रास्ते में मम्मी जी ने खूब सारा फ्रूट लिया, फिर एक मेडिकल स्टोर से दवाई ली। घर पहुंच करके फ्रेश होने के बाद हमने लंच किया। फिर मम्मी जी ने मुझे दवाई दी। दवाई खाने के बाद थोड़ी देर बाद नानी जी ने मुझे आराम करने को कहा। मैं दूसरे कमरे में जा करके लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। फिर मम्मी जी वहाँ 4-5 दिन और रहे, फिर मुझे वहीं छोड़ करके वापस चली गई। मम्मी जी के जाने के बाद मुझे और ज़्यादा याद आती थी। बाकी दिन तो फिर भी सब ठीक रहता, लेकिन गुरुवार और रविवार को मुझे अलग सी बेचैनी होती थी और दिल करता था वहाँ से भाग जाऊँ और उसके पास चली जाऊँ, पर मैं बेबस थी। मम्मी जी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था, क्योंकि मुझे बिना मांगे हर चीज़ मिल जाती थी, या शायद मम्मी जी को शक था मैं कहीं वहाँ से जाने की कोशिश ना करूँ। मुझे वो दिन अच्छे से याद है, गुरुवार था। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी और वहाँ नानी जी के घर पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं मामी जी के पास गई और बोली कि मामी जी मुझे पैसे दीजिए, मुझे अपने ससुराल जाना है। मामी जी बोली कि पूनम तेरा अभी डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, तेरी मम्मी जी थोड़े दिनों के बाद आएंगी तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी ले जाना है, इसलिए अभी तू कहीं नहीं जा सकती। मुझे मामी जी की बात सुन करके बहुत रोना आया। मैं चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। रोते रोते मुझे नींद आ गई। एक तो दवाई का भी असर था। जब मैं उठी तो शाम हो गई थी। मामी जी ने मेरे उठने पर मुझे दूध दिया। दूध पीने के बाद मैं फ्रेश हुई और पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई। उनकी बड़ी बेटी से मेरी बहुत दोस्ती थी, हम बचपन में एक साथ खेलते थे। वो मुझे देख करके बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं जब से अमृतसर गई थी उस दिन से ही उनसे मिलने गई थी। फिर बातों बातों में मैंने बोला कि आंटी जी
आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आप 100 रुपये देंगी? मैं आपको अपने ससुराल जा कर के पैसे भेज दूंगी। आंटी जी ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले कि अरे पूनम, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास पैसे होते तो तुझे पक्का देती, और अगर देती तो वापस क्यों लेने थे? तू भी तो मेरी बेटी है। आंटी जी की बात सुन करके मेरा चेहरा मुरझा गया। मैं कुछ नहीं बोली और उठ करके नानी जी के घर आ गई। घर पहुंची तो नानी जी ने पूछा कि पूनम कहाँ गई थी बेटी? मैं रो पड़ी और नानी जी के गले लग करके बोली कि मम्मी जी, मुझे अपने ससुराल जाना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है। जो शुरू से कहानी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अपने नानी जी को मम्मी जी और नाना जी को पापा जी बोलती थी। नानी जी ने मेरा सिर सहलाया और बोले कि चली जाना, पर पहले डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं। बिन्नी भी थोड़े दिनों बाद आ ही जाएगी। नानी की बात सुन करके मैं थोड़ी शांत हुई और उस दिन मुझे नानी जी ने अपने साथ ही सुलाया। फिर ऐसे ही बेचैनी मुझे रविवार को हुई, पर तब भी मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। फिर वो दिन भी आ गया जब अगले दिन मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। मम्मी जी पिछले दिन ही आ गई थी। मैं मम्मी जी से मिल करके बहुत रोई और बोली कि मम्मी जी, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे मेरे ससुराल जाना है। मम्मी जी बोले कि ठीक है, तू चली जाना, पर पहले चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा। फिर रात को मैं मम्मी जी के गले लग करके रोती रही और फिर सोई। सुबह मम्मी जी ने मुझे उठाया और तैयार हो करके हम डॉक्टर के पास चले गए। उन्होंने मुझे देखा और कुछ बातें पूछी। दवाई का मुझ पर बहुत असर हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने की ये दवाई खाओ। फिर हम घर आ गए। मैं बहुत खुश हुई थी कि अब मैं मम्मी जी के साथ जाऊंगी और फिर वहां से अपने ससुराल चली जाऊंगी। अगले दिन नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी जी घर को वापस आ गए। मुझे याद है नानी जी के जब गले लगी तो वो बहुत भावुक हो गई थी। उन्होंने मुझे सूट दिए और शगुन भी, पर वो शगुन और कपड़े मम्मी जी को दिए क्योंकि सभी को डर था कि पैसे हाथ में आने पर मैं क्या कर बैठूं। घर पहुंचने पर जब डैडी जी ने मुझे देखा तो पूछा कि पुत्र, तू अब ठीक है ना? मैं डैडी जी के गले मिली पर बोली कुछ नहीं, पर मेरी आंखें नम हो गई थी। मम्मी जी ने मुझे आराम करने को कहा। काम वाले दीदी ने लंच बना करके रखा था, वो खाने के बाद मैं दवाई खा करके सो गई। बाद में मम्मी जी ने मुझे बताया था कि जब हम दोनों अमृतसर के लिए निकले, उसके थोड़ी देर बाद ही विवेक गाड़ी लेकर के आ गया था। डैडी जी ने उसे देख करके हैरान हो गए। उसने आते ही मेरे बारे में पूछा तो डैडी जी ने उसे बताया कि पूनम और उसकी मम्मी अमृतसर गई हैं, थोड़े दिन बाद आ जाएंगी। ये सुन करके उसका चेहरा उतर गया था। फिर डैडी जी ने उसे वापस ये बोल करके भेज दिया कि जब पूनम आएगी तब ले जाना। फिर वो ये कह करके चला गया कि वो थोड़े दिन बाद फिर आएगा, लेकिन वो अगले दिन ही घर के बाहर गाड़ी ले करके घूम रहा था और डैडी जी ने उसे देख लिया। अब आलम ये था कि मम्मी जी और डैडी जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वे कहीं भी जाते मुझे साथ ले करके जाते थे, चाहे किसी के घर कोई खुशी का समारोह हो या किसी की मृत्यु हुई हो, हर जगह उनके साथ रहती थी। मेरी अमृतसर वाली दवाई खत्म हो गई थी, अब मुझे अच्छी नींद आती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, डैडी जी के दोस्त के बड़े भाई की मृत्यु हुई थी। जिस दिन अंकल का अंतिम संस्कार हुआ उस दिन तो डैडी जी ही गए थे, पर 4 दिन बाद मम्मी जी मुझे अपने साथ ले गए। मैं चुपचाप एक साइड मम्मी जी के साथ सिर झुका करके बैठ गई। वहां पर और भी पड़ोस की कई औरतें आई हुई थी। उन्होंने जब मुझे देखा तो मम्मी जी से पूछा कि बहन जी, ये पूनम है ना? मम्मी जी ने कहा जी। फिर उनमें से एक आंटी बोली कि हम हैरान हो गए ये देख करके कि ये तो देखते ही नमस्ते करती थी और आज तो बात भी नहीं कर रही है और चुपचाप सिर झुका करके बैठी है, ये तो कमज़ोर भी कितनी हो गई है। उनकी बात सुन करके मम्मी जी रो पड़ी और उन्हें सारी बात बता दी। वो सारी आंटी मेरे बारे में सुन करके बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने मेरे ससुराल के बारे में पूछा तो मम्मी जी ने बताया कि फला जगह इसकी शादी की थी। उनमें से एक आंटी के मायके भी उस साइड ही थे। उन्होंने मम्मी जी से मेरी सास का नाम पूछा तो मम्मी जी ने बता दिया। आंटी जी तो नाम सुन करके ही हैरान हो गई और बोली, बहन जी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि पूनम जिंदा कैसे वापस आ गई। वो तो बहुत खराब औरत है। उन आंटी के मायके और मेरी ससुराल के मायके एक ही जगह पर थे। वो आंटी मेरी सास की दिल्ली वाली बहन के साथ पढ़ते थे।
फिर आंटी ने पूछा कि ये ऐसे चुप क्यों है। मम्मी जी ने बोला कि हमने इसे अमृतसर मनोचिकित्सक के पास दिखाया है, अब थोड़ी ठीक है, पर पता नहीं कभी कभी अजीब सा व्यवहार करती है। तब आंटी ने बोला कि कहीं इसको कुछ किया तो नहीं, यानी जादू टोना। उन्होंने एक जगह बताई जो पालमपुर के पास थी। बोला इसे वहां ले जाओ, अगर इसे कुछ खिलाया होगा तो ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं और मम्मी जी घर वापस आए। शाम को जब डैडी जी घर आए तो रात को मम्मी जी ने डैडी जी से इस बारे में बात की। फिर 2 दिन बाद छुट्टी वाले दिन हम चारों वहां गए। डैडी जी ने टैक्सी की थी ताकि हम शाम को घर वापस आ जाएं। जब हम वहां पहुंचे थे वहां बहुत से लोग बैठे थे, हम भी बैठ गए। वो कोई 90 साल के बुजुर्ग थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो बुला लिया। हम चारों उठ करके आगे बैठ गए। उनके पास पंसे टाइप कुछ था। उन्होंने जब वो फेंक करके देखा तो बता दिया कि मम्मी जी और डैडी जी को कुछ नहीं है, पर मुझे और विकास को कुछ खिलाया गया है। फिर उन्होंने हमारा इलाज किया। विकास का क्या था, वो जब भी पढ़ने बैठता था तो उसके सिर दर्द शुरू हो जाता था, पर जैसे जैसे हमारा इलाज शुरू हुआ हम दोनों ठीक होने लगे। हम उनके पास सिर्फ 3 बार गए। तीसरी बार वो इसलिए बुलाते थे ताकि कोई असर ना रह जाए। हम 1 हफ्ते बाद जाते थे। वो बुजुर्ग इलाज का कोई पैसा नहीं लेते थे। धीरे धीरे मैं और विकास बिल्कुल ठीक हो गए। अब मुझे किसी किस्म की बेचैनी नहीं होती थी और ना ही उसकी याद आती थी, उल्टा उससे नफरत हो गई थी। विकास भी अब ठीक था। मुझ पर उसी चीज का असर था जो उसने ब्यास वाले बाबा जी के नाम पर मुझे पानी पिलाया था, और मैं एकदम से उसके साथ चली गई थी। लेकिन वो अभी भी टैक्सी लेकर के घर के बाहर घूमता था। वो इस ताक में रहता था कि कभी उसे घर के बाहर मिल जाऊं और फिर बहला फुसला करके मुझे अपने साथ ले जाए। पर उसे शायद पता नहीं था कि एक तो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, और अगर वो मुझे मिल भी जाता तो मैं उसके बहकावे में अब नहीं आती। ऐसे ही अब मुझे आए हुए 7 महीने हो गए थे। मेरी बुआ जी के दामाद देहरा कोर्ट में वकील थे। डैडी जी ने उनसे बात करके उसे नोटिस भिजवा दिया, क्योंकि तलाक लेने का यही प्रक्रिया है। मियाँ बीबी को कम से कम 6 महीने तक अलग रहना पड़ता है, तभी तलाक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वैसे भी मुझे आए 7 महीने हो गए थे और हम एक बार भी नहीं मिले थे। आपको एक बात बताना भूल गई। आपको याद होगा जब हम अमृतसर के मनोचिकित्सक के पास गए थे तो उन्होंने मुझे कमरे बाहर भेज दिया था। तब उन डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख करके मम्मी जी को बताया था कि इसे ऐसी दवाई खिलाई गई है जिससे इसका दिमाग संतुलन खराब हो जाए, तभी तो इसे दवाई खिला करके सोने नहीं दिया जाता था। अगर आप इसे और 10 दिन नहीं लाते तो इसने पूरी तरह पागल हो जाना था, और हो भी सकता था ये आत्महत्या कर लेती। ये बात मम्मी जी ने मुझे काफ़ी समय बाद बताई थी, जब मैं ठीक हो गई थी। आज सोचती हूँ मम्मी जी के दिल पर उस समय क्या बीती होगी। उसने मुझे तो खिलाया ही, विकास को भी नहीं छोड़ा। उसे यही लालच था कि ये दोनों भाई बहन मर जाते और माँ बाप ने तो ऐसे ही सदमे में चले जाना था और फिर सब कुछ उसका होता। पर कहते हैं ना, कई बार गलत सोचा पूरा नहीं होता। ऐसा ही उस घटिया इंसान के साथ हुआ। ऊपर वाले ने हमें उससे बचा लिया। हमारी तरफ से उसे नोटिस भेज दिया गया था। मेरी बुआ जी के दामाद जी ने नोटिस में वही लिखा था जो सच था। थोड़े दिन बाद उनकी तरफ से मेरे नाम पर वकील का नोटिस आया। उस बेईमान आदमी ने इतना झूठ लिखा था, आज भी सोच करके गुस्सा आता है। उस नोटिस में लिखा था कि एक तो पूनम हमारे सारे गहने ले गई, और दूसरे पूनम तो मेरे साथ रहना चाहती है लेकिन उसके माँ बाप उसे भेज नहीं रहे हैं। उसके फादर 6 लाख में उसे किसी के पास बेचना चाहते हैं। ये पढ़ करके सोचो डैडी जी और मम्मी जी के दिल पर क्या बीती होगी, क्योंकि उन पर उनकी ही बेटी को बेचने का झूठा इल्जाम लग रहा था। मुझे भी ये सब पढ़ करके बहुत रोना आ रहा था। सोच रही थी अगर मर जाती तो आज उनको ये सब सुनना नहीं पड़ता। तभी डैडी जी ने वकील जीजा जी को फ़ोन किया और उन्हें नोटिस के बारे में बताया। जीजा जी ने डैडी जी को कुछ समझा रहे थे और डैडी जी ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी डैडी जी बोले कि जो भी हो, मैं अपनी बेटी को कोर्ट में नहीं खड़ी करूंगा। मुझे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी ठीक रहे। ये बोल करके डैडी जी ने फोन काट दिया।
फिर डैडी जी ने मम्मी जी को कहा कि सुन बिन्नी, कल हम दोनों देहरा जाएंगे, वकील दामाद ने हमें बुलाया है। तू ऐसे करना, पूनम को अरुण के घर छोड़ देना, इसे यहाँ अकेले छोड़ने का रिस्क हम नहीं ले सकते। अरुण अंकल को हम मामा जी बोलते थे, उनके पापा जी मेरे नाना जी के खास दोस्त थे और अरुण मामा जी का रिश्ता मम्मी जी ने ही वहीं करवाया था। ये मम्मी जी से राखी भी बंधवाते थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। अगले दिन मम्मी जी जल्दी उठ गए, मैं भी तैयार हो गई। डैडी जी ने टैक्सी के लिए रात को टैक्सी वाले अंकल को फोन कर दिया था। सुबह 6 बजे टैक्सी आई, उन्होंने मुझे पहले अरुण मामा जी के घर छोड़ा, फिर वो देहरा के लिए निकल गए। अरुण मामा जी का एक बेटा भी था जो अभी छोटा था, मैं उसके साथ खेलती रही। बीच बीच में मामी जी से काम के लिए भी पूछ रही थी, पर वो मना कर देती। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। शाम को डैडी जी जब मुझे लेने आए तो मामी जी मुझे रुकने के लिए बोला। मैंने फिर आने को कहा और डैडी जी के साथ घर आ गई। खाना खा करके सब जल्दी सो गए। मम्मी जी अभी भी मेरे साथ ही सोते थे। मैं मना करती थी पर वो नहीं मानती थी, शायद मेरे प्रति उनकी चिंता थी। उस रात हमने ज्यादा कोई बात नहीं की क्योंकि सब थके थे और जल्दी ही सो गए। विकास का कमरा अलग था तो वो पढ़ाई करके सो जाता था, लेकिन मम्मी जी उसे 1-2 बार जरूर देख करके आते थे। उसकी आदत थी, पढ़ते हुए उसे बहुत भूख लगती थी और ये आदत उसकी आज भी है। हम कभी जब सब इकट्ठे होते हैं तो सोने से पहले उसे खाने को मीठा जरूर चाहिए होता और उसका बेटा और बेटी इस मामले में उस पर ही गए हैं। इसलिए मम्मी जी ने उसके कमरे में खाने का सामान रखा होता था ताकि पढ़ाई के समय उसे ज़्यादा उठना ना पड़े। अगले दिन नाश्ता करने के बाद डैडी जी और मम्मी जी मेरे पास आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि पूनम, हमें तेरे वकील जीजा जी ने इसलिए बुलाया था ताकि हम देहरा कोर्ट के जज साहब से मिल लें। अब तेरा केस कोर्ट में लगेगा तो तू हिम्मत रखना, हम सब तेरे साथ हैं, तू घबराना नहीं। ये बोल करके डैडी जी बाहर चले गए। मैं डैडी जी को मनोस्थिति समझ सकती थी। कोई भी बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसकी नाजों से पली बेटी को इस हालत से गुजरना पड़े जिसमें से मैं गुजरी थी। फिर मम्मी जी ने बताया कि हम जज साहब के घर पर गए, उनकी बीवी भी मिली। ये पंजाब से संबंध रखते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की। तेरे डैडी जी ने उनसे खुल करके बोला कि वो तुझे कोर्ट में नहीं खड़े होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। जज साहब ने भी इस बात का आश्वासन दिया। फिर थोड़े दिन बाद हमारी तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसने भी नोटिस हमें भेजे और हमने भी। मुझे ये बात याद आई जब उसके डैडी एक दिन 1-2 आदमियों को ले करके हमारे घर आए थे। उस समय डैडी जी को बहुत गुस्सा आया था, वो चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं। तब डैडी जी ने कहा कि अब तो आप ये बात भूल ही जाओ कि पूनम कभी आपके घर जाएगी। आप हमारे घर आए हैं तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, कोई और होता तो आपको गेट के अंदर घुसने नहीं देता। डैडी जी उन 2 आदमियों को कहा कि अगर आपकी बेटी के साथ ये सब हो तो आप उसे वापस भेज दोगे। वो बेचारे हैरान थे, वे बोले हमें ये सब पता नहीं था। तब डैडी जी ने उसके डैडी को गुस्से से कहा, ना ये सांड आपने हमारे लिए ही रखा था। अगर आपको पता था आपका बेटा ऐसा है तो आपने उसकी शादी क्यों की। ये सुन करके उसके डैडी बोले कि हमने सोचा शादी के बाद सुधर जाएगा। डैडी जी बोले, जो माँ बाप से नहीं सुधरा वो कभी बीबी से सुधर सकता है। फिर वो कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर बाद चले गए। ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे कोर्ट में पेश होना था। मैं एक बार पहले भी कोर्ट में जा चुकी थी, पहले उसके बचाव में गई थी और अब उसी से अलग होने के लिए जाऊंगी। आपको याद होगा जब मेरे नार्वे वाले मौसा जी जलंधर वाले मौसा जी के साथ आए थे और थाने में जा कर के उसके खिलाफ एक FIR करवाई थी। बाद में मैं उसके साथ चली गई थी। तब उस FIR को खारिज करने के लिए भी मुझे भी एक बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था। उस समय मैं इतनी पागल थी कि उसने मुझे मम्मी जी और डैडी जी के खिलाफ जो समझाया वो मैंने कोर्ट में बोला। मैंने घूंघट किया हुआ था, मैंने कोर्ट में बयान दिया कि मेरे मम्मी जी और डैडी जी मुझे इनके साथ रहने नहीं देना चाहते, पर मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, सरकारी वकील, जब भी मुझसे कुछ पूछे मैं यही बात रटूं। ऐसा कोई 4-5 बार हुआ। तब जज साहब ने बोला कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई तोता बोलता है, बार बार एक ही बात ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें ये बात रटा करके कोर्ट में लाए हो।
मैं फिर कुछ नहीं बोली और केस खारिज हो गया। आज 29 जून थी और 30 तारीख को मुझे कोर्ट में पेश होना था। उसके बाद 1 जुलाई से कोर्ट 1 महीने के लिए बंद हो जानी थी। वकील जीजा जी ने हमें 29 जून को ही बुला लिया था। हम तकरीबन 11 बजे घर से निकले थे और शाम को पहुंचे थे। जीजा जी का 2 मंजिला बहुत प्यारा घर था और वहां पर ब्यास नदी भी बहते थे। दीदी जी से मैं काफ़ी साल बाद मिली थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटी तो स्कूल जाती थी पर बेटा भी काफ़ी छोटा था। दीदी जी मुझे देख करके बहुत खुश हुए, लेकिन वो दुखी भी थी कि मेरे साथ ये सब बीता। रात को खाना खा करके हम सब बातें करने लगे। जीजा जी ने मुझे समझाया कि डरना बिल्कुल नहीं, मैं कोर्ट में आपके साथ ही रहूंगा। मामी जी भी आपके साथ ही जाएंगी। मामा जी और एक कांस्टेबल आपके ससुराल जाएंगे। साथ में कुछ मजदूर जाएंगे ताकि आपके ससुराल से आपका सामान ले आएं। तब डैडी जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी खुश रहे। तब जीजा जी बोले कि मामा जी आप शांत रहें। जानता हूँ एक लड़की की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उसके गहने होते हैं। जब उसने वही बेच दिए तो ये लक्कड़ पत्थर क्या करना है। लेकिन हम उनके घर पर अपना सामान भी क्यों रहने दें। इसलिए आप वहां जा करके सारा सामान ले आना। आप यहाँ की फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसने उसी का अपना वकील किया है जो मेरे गुरु हैं, और मैंने वकालत उन्हीं से सीखी है। अब आप निश्चिंत रहें, मैंने उनसे सारी बात कर ली है। अगले दिन सुबह नाश्ता करके और मैं मम्मी जी दीदी के साथ बात करने लगी। डैडी जी और जीजा जी के साथ कोर्ट चले गए। उधर जीजा जी ने मजदूर और एक ट्रक मंगवा लिया हुआ था। डैडी जी ने उन मजदूरों को लेकर के चले जाना था। जीजा जी हमें बोल करके गए थे कि जब पूनम को कोर्ट में पेश होना होगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा और मैं आपको खुद लेने आऊँगा। जीजा जी का दोपहर का फ़ोन आया कि आप लंच कर लेना, मैं घर लंच करने आ रहा हूँ, आप तैयार रहना, फिर हम कोर्ट आ जाएंगे। दीदी जी ने हमें लंच करने को कहा। हम अभी लंच कर ही रहे थे कि जीजा जी भी आ गए। हम तैयार ही थे, फिर जीजा जी के साथ कोर्ट में आ गए। जीजा जी ने हमें अपने ऑफिस में बिठाया और खुद कोर्ट के अंदर चले गए। सच कहूँ मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। मम्मी जी बार बार भावुक हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जीजा जी हमें लेने आए तो मम्मी जी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने बड़ी हिम्मत रखी हुई थी। मम्मी जी को रोता देख करके मेरी हिम्मत टूटने लगी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके जीजा जी को बोला कि जीजा जी मम्मी जी को घर वापस भेज दो। मैंने बड़ी मुश्किल से दिल मजबूत किया हुआ है, और अगर मम्मी जी मेरे सामने ऐसा करेंगी तो मेरी हिम्मत जवाब दे देगी। ये सुन करके जीजा जी ने मुझे देखा और बोले कि आप अकेली चलोगी। मैंने उन्हें जवाब दिया, जी जीजा जी वैसे भी आप मेरे साथ होंगे ना। मेरी बात सुन करके जीजा जी मुस्कुरा उठे और बोले कि बिल्कुल मैं आपके साथ ही रहूँगा। बस उसे अपने सामने देख करके भावुक मत होना, क्योंकि भावुक हो करके फिर आप कोई गलत फैसला मत करना। फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और मम्मी जी को घर छोड़ने को कहा, क्योंकि मम्मी जी तब भी रोए जा रही थी। ये सब याद करके मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपनी जगह मम्मी जी भी सही थी। उन्होंने ये सब कभी नहीं सोचा होगा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कितने चाव से की थी, और आज उस शादी का नतीजा कितना बुरा निकला था। किसी भी बेटी का तलाक ना हो, क्योंकि लोगों की नज़र में तलाक की जिम्मेदार लड़की को ही माना जाता है। ये सोच पहले भी थी और आज भी है। मम्मी जी के जाने के बाद जीजा जी मुझे अपने साथ कोर्ट ले गए। कोर्ट के अंदर जाने पर मेरा शरीर कांप रहा था, फिर भी मैं जीजा जी के पीछे चलती रही। फिर अंदर आने जाने पर जीजा जी किसी से बात करने लगे। मैं चुपचाप नज़रें झुका करके उनके पीछे खड़ी थी। तभी मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी। मेरा दिल डूबने लगा, पर मैंने सिर नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने मेरा नाम लिया और मुझे चलने को बोला। हम अंदर की तरफ जा रहे थे। जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मैंने महसूस किया कि वो मेरे ही चला आ रहा है। उसके साथ कोई और भी था। मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो मुझे पता चला उसके छोटे मामा थे। अभी हम 7-8 सीढ़ियां ही चढ़े थे कि उसका वकील और जीजा जी एक साथ बातें करते हुए चलने लगे। उसके वकील थोड़े बुजुर्ग थे। मेरे कानों में उसकी बातें पड़ रही थी। जो भी था मेरा ध्यान उसी की तरफ था, लेकिन उस आदमी की घटिया सोच वैसी ही थी। मैं धीरे धीरे चल रही थी, पर वो थोड़े तेज था। तभी उसके मामा जी की आवाज़ आई कि विवेक, लड़की कितनी अच्छी है, फिर तूने ये सब क्यों किया। सोचो उस हैवान ने क्या जवाब दिया होगा। वो बोला, मैंने तो इसका
पीपा बना देना था, पर ये बच गई और अपने माँ बाप के पास चली गई। उसकी बात सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा। फिर हम एक बड़े से कमरे में आ गए। जीजा जी ने मुझे एक कुर्सी पर बैठाया। थोड़ी देर बाद उसके वकील मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या आप तलाक चाहती हैं। मैंने जी बोला। फिर उन्होंने मुझसे कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए। बाद में जीजा जी ने भी मुझसे कुछ कागज पर दस्तखत लिए। फिर जीजा जी और उसके वकील बाहर चले गए, पर उस कमरे में और भी काफी वकील बैठे हुए थे, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था, पर मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने मुझे चलने को कहा, फिर नीचे एक जगह खड़े कर दिया। फिर जीजा जी और उसके वकील एक आदमी के पास गए जो वहीं बैठा था। वो टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहे थे, उन्हें शायद रीडर बोलते हैं। कैसे बताऊं उस समय मेरी कैसी हालत थी। मेरी आंखें बार बार नम हो रही थी। मैं सामने दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। मेरी आंखों के आगे मेरी शादी के बाद की जिंदगी दिख रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में ये सब लिखा है। इस इंसान ने मेरी जिंदगी इतनी जहन्नुम कर दी थी, आज मुझे उससे तलाक लेना पड़ रहा है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी कितनी खुशनुमा होती, पर ये सब ना हुआ। तभी मुझे उसकी आवाज आई। मुझे पता चल गया था कि वो मेरे बाईं तरफ आ करके खड़ा हो गया। मुझे पता था वो मुझे देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरा भी दिल उसे देखने को कर रहा था। थोड़ी देर बाद जीजा जी ने मुझे आवाज मारी तो मैंने उस तरफ देखा। मेरी नज़र उस पर चली गई। उसने मुझे देख करके गर्दन से इशारा किया तो मैंने भी गुस्से से गर्दन हिला दी। उसके इशारे का मतलब था तलाक ले लेना है, तो मैंने भी जोर से गर्दन हिला हाँ का इशारा कर दिया। उसके बाद जीजा जी के साथ चली गई। मैंने जाते हुए घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बजने वाले थे। जीजा जी मुझे एक कमरे में ले गए। हमारे पीछे पीछे वो और उसके वकील भी थे। वो जज साहब का कमरा था। दोनों वकीलों ने कुछ कागज उनके सामने रखे। वो एक सिख थे। उन्होंने बस मुझे एक नज़र देखा और कागजों पर दस्तखत कर दिया। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। मेरा दिल बहुत रो रहा था, दिल डूब रहा था, कदम ही नहीं उठ रहे थे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। जो लड़कियां इस स्थिति से गुजरती हैं वो मेरी हालत समझ सकती हैं। खुद को जिंदगी से हारा हुआ महसूस कर रही थी। फिर हम बाहर आ गए। फिर मैं और जीजा जी घर आ गए। आज सोचती हूँ डैडी जी ने जो बोला था वो कर दिया था। डैडी जी ने बोला था मैं अपनी बेटी को कोर्ट में खड़े नहीं होने दूंगा, तो उन्होंने कर के दिखाया था। सभी को पता है जब कोर्ट केस चलता है तो वकील कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। केस कितना लंबा चलता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कोर्ट में तब गई जब वहाँ कोई भी नहीं था। 5 बजे कोर्ट बंद हो जाता है और हम जज साहब के पास ही 7 बजे पहुँचे थे। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि मम्मी जी और डैडी जी उनसे निजी तौर पर से मिलने गए थे। बाद में मम्मी जी ने मुझे बताया था कि जज साहब की पत्नी भी उनसे मिली थी। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बहन के साथ भी मेरे जैसी बीती थी। उसका पति भी उसे मारता था, फिर उन्होंने केस किया था। बोलते हैं ना, पुलिस की मार से या इंसान सुधर जाता है या और बिगड़ जाता है। उसकी बहन का पति तो सुधर गया था, मगर विवेक और बिगड़ गया था। मैं और जीजा जी घर पहुंचे तो मम्मी जी मुझे देख करके रो पड़ी। मेरे भी आंसू निकल गए। तभी दीदी बोली, मामी जी आप दुखी मत हो, पूनम ठीक है, आपके सामने है, आपको और क्या चाहिए। मम्मी जी ने अपने आंसू साफ किए और बोले कि मैं पूनम को सही सलामत देख करके खुश हूँ, पर जो इसने तकलीफ झेली है उसके लिए बुरा लगता है, पर खुश हूँ ये उस राक्षस के चंगुल से निकल आई है। अब सब ठीक होगा। फिर हम उस रात दीदी के पास ही रहे। सुबह जीजा जी ने हमें टैक्सी कर दी थी। नाश्ता करके हम निकल आए। मम्मी जी ने दीदी के दोनों बच्चों को और दीदी को भी यथोयोग शगुन दिया। दीदी मुझे शगुन देने लगी तो मम्मी जी ने ये कह करके मना कर दिया कि वो जब उनके पास आएंगे तब देना। तब भी दीदी ने जबरदस्ती शगुन दे दिया। मम्मी जी ने एक नोट रखा, बाकी वापस कर दिया। फिर हम आ गए।
उधर डैडी जी जब मजदूर ले करके उनके घर पहुंचे तो घर पर सिर्फ उसका भाई था, क्योंकि वो तो कोर्ट में था। सामान ट्रक तक पहुंचने में काफ़ी समय लगना था, क्योंकि पैदल सामान ले करके कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। मजदूर काफ़ी चुस्त थे और फुर्ती से काम करते थे, तभी जीजा जी ने उन्हें भेजा था। डैडी जी ने बाद में घर आकर के बताया था कि जब सारा सामान उठाया तो पूरा घर खाली हो गया। एक कमरे में एक डबल बेड था जिस पर विवेक का छोटा भाई सोता था। रात के करीब 11 बजे डैडी जी ट्रक लेकर के पहुंचे। डैडी जी ने उन्हें रास्ते में ही डिनर करवाया था। ट्रक अनलोड करने के बाद मजदूर ट्रक के साथ ही चले गए। अगले दिन हम भी पहुंच गए थे। फिर मम्मी जी सामान सेट करने में लगे, साथ में काम वाली दीदी और पड़ोस वाली आंटी जी उनकी मदद करती। जैसे जैसे सामान खोल रहे थे तो पता चल रहा था उसमें मेरे कितने ही सूट नहीं थे, और भी कीमती चीजें थी। जैसे मेरी वो घड़ी भी नहीं थी जो मम्मी जी ने दी थी, वो वैसे ही पैक थी क्योंकि मैंने टूटने के डर से पहने ही नहीं थी। और भी काफी सामान नहीं था, महंगी वाली क्रॉकरी भी नहीं थी, बेडशीट जो पैक ही थी, मेरे बिना सिले सूट साड़ी बहुत कुछ नहीं था। मम्मी जी परवाह नहीं मार रहे थे, पर मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि हर चीज़ में मम्मी जी का स्नेह था। उन्होंने कितने प्यार से हर चीज़ें ली थी। मैं घड़ी को लेकर के सबसे ज़्यादा उदास थी, तो मम्मी जी बोली कि पूनम तू उदास क्यों होती है, एक घड़ी ही तो थी, तुझे और ला दूंगी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, पर अब मैं खुल करके हंस नहीं पाती थी और ना ही कहीं जाती थी। पर एक बार मम्मी जी की एक खास दोस्त की बेटी की शादी थी। आंटी जी ने मुझे बार बार बोला कि पूनम तूने जरूर आना है। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर मम्मी जी ने समझाया और बोले कि तू कब तक घर में रहेगी, तूने कोई गलत काम थोड़े किया है, तू कुछ मत सोचा कर, हम सब तेरे साथ हैं ना। मैंने मम्मी जी को देखा और रो पड़ी। मम्मी जी भी भावुक हो गई और बोले कि मत रोया कर। फिर मुझे गले से लगाया और मुझे तैयार होने को बोला। फिर हम तैयार होकर के शादी में चले गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं बहुत समय बाद किसी शादी में आई थी। वहाँ सभी मुझे जानते थे और उन्हें मेरे तलाक के बारे में भी पता था, पर कोई भी मुझसे इस बारे में बात नहीं कर रहा था। पर कहते हैं ना, कोई एक ही सभी की तरह से सवाल कर देता है। मैं अंदर कमरे में अकेली बैठी हुई थी क्योंकि बाहर शादी का कोई कार्यक्रम चल रहा था। मेरा दिल नहीं था जाने को, तो मैं कमरे में ही बैठी रही। तभी एक आंटी आई और मेरी तरफ देखते हुए बोली कि तू ठेकेदारनी की बेटी है ना। मैंने उनकी तरफ देखा और हाँ जी बोला। तब वो आंटी बोली कि सुना है तेरा तलाक हो गया, ऐसा भी क्या हो गया जो तूने तलाक ले लिया। आंटी जी की बात सुन करके मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ी। यही वो सवाल था जिसके कारण मैं नहीं आना चाहती थी। फिर भी मैं बोली कि वो मुझे दहेज के लिए मारते थे। ये बोल करके मेरा और रोना निकल गया। तभी वो आंटी जी किसी काम से अंदर आई जिनकी बेटी की शादी थी। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, रो क्यों रही हैं। तभी वो आंटी बोली कि मैंने इससे तलाक के बारे में पूछ लिया था, इसलिए रो रही है। ये सुन करके मम्मी जी की दोस्त को बहुत गुस्सा आया और बोली कि हम सब ने इससे कभी नहीं पूछा, तो आपने क्यों पूछ लिया। आप शादी में आए हो तो बाहर चलो ना, यहाँ पूनम के पास क्या कर रही हो। आंटी जी की बात सुन करके आंटी जी ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर चली गई। फिर आंटी जी ने मुझे चुप करवाया। मैं अब वहाँ रहना नहीं चाहती थी। मैंने आंटी जी से बोला कि आंटी जी मुझे घर जाना है, मेरा अब दिल यहाँ नहीं लग रहा है। आंटी जी ने मुझे गले से लगाया और बोली कि पूनम ऐसा नहीं करते बच्चे, लोगों की बातों की परवाह नहीं करते। अब कहीं नहीं जाना तूने, मेरे साथ बाहर चल। आज बिन्नी बहन जी को कितने दिनों बाद खुश देखा है, वरना तेरी चिंता में तो वो हंसना ही भूल गई थी। मैं उठी और बाथरूम जा करके अपना चेहरा धोया। फिर आंटी जी के साथ बाहर आ गई। मैंने देखा तो मम्मी जी के चेहरे पर सच में खुशी झलक रही थी। मैं भी उनके पास जा करके बैठ गई। फिर सभी ने खूब इंजॉय किया। थोड़ी देर बाद डैडी जी और विकास भी आ गए। आंटी जी मम्मी जी की गहरी सहेली थी, तो हम रात उधर ही रहे। अगले दिन दोपहर को धाम खा करके आए। जो हिमाचल से हैं उनको धाम का पता होगा। हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना होता है जो किसी समारोह में ही बनाया जाता है। बस ऐसे ही दिन निकलने लगे, पर मैं अभी भी किसी के घर या कहीं बाहर जाने से कतराती थी, क्योंकि मुझे लगता था लोग कहीं फिर ना मुझसे कुछ ना पूछने लगें।
पर एक बात की संतुष्टि थी कि अब मैं मम्मी जी और डैडी जी के पास हूँ और सुरक्षित हूँ। मेरे तलाक को 4 महीने हो गए थे। हमारे एक परिचित अंकल थे जो बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। उनकी वाइफ सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन वे हमारे घर आए, मेरे लिए एक रिश्ता लाए थे। आंटी जी की एक सहकर्मी थी जिनका भाई झांसी में रहता था। उनकी 1 साल की बेटी थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी जब उनकी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन डैडी जी ने ये कह करके मना कर दिया कि अभी हम पूनम की शादी नहीं करेंगे, हम दूसरी जात में भी शादी नहीं करेंगे। दिल से मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। अब होता क्या, थोड़े थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई रिश्ता लेकर के आ जाता, लेकिन मम्मी जी और डैडी जी हर बार मना कर देते। एक दिन मेरे सबसे बड़े ताया जी की बहू और उनके साथ एक औरत आई। वे भी मेरे लिए एक फौजी का रिश्ता लाए थे। उन दिनों थोड़े दिन पहले ही पठानकोट में एक निजी बस में बम ब्लास्ट हुआ था। ये 1997 की बात है। उस ब्लास्ट में उन फौजी की बीवी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। वे तीनों गर्मी की छुट्टियों के कारण अपने गांव जाने के लिए बस में बैठे हुए थे। सोचो उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसका एकदम से पूरा परिवार खत्म हो गया। वो आदमी डिप्रेशन में चला गया था। उनकी मां ने बोला कि अब वो उन्हें अकेले वापस ड्यूटी पर जाने नहीं देगी, इसलिए उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। आप मानोगे, जब वो हमारे घर रिश्ता लेकर के आए, इस हादसे को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। मम्मी जी ने उन्हें उस समय भेज दिया कि बाद में बता देंगे। फिर मम्मी जी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। फिर मम्मी जी कुछ नहीं बोली। ऐसे ही साल 1998 आ गया। मेरी बुआ जी की बहू ने भी अपनी जान पहचान का एक रिश्ता बताया था जो पंजाब के नकोदर शहर में रहते थे। अगस्त महीने में मेरे जलंधर वाले मौसी जी के घर का गृह प्रवेश था। सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। जर्मनी वाली मौसी और नॉर्वे वाली मौसी भी आई थी। मौसी जी ने सभी से इस रिश्ते की बात की और उस लड़के का जलंधर वाले मौसा जी का फोन आता था, क्योंकि मौसी जी ने मौसा जी के लड़के से बात करने को बोला था ताकि उसके बारे में पूछताछ कर सकें। एक दिन सभी ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। उन दिनों प्यार तो होना ही था। फिल्म रिलीज हुई थी। मौसा जी ने एक बड़ी गाड़ी कर दी। सभी बड़ों ने प्रोग्राम बनाया, फिल्म देखने के बाद सीधे नकोदर चले जाएंगे। गाड़ी के ड्राइवर को मौसा जी एड्रेस दे दिया हुआ था। उनकी हलवाई की दुकान थी। ड्राइवर पूछते पूछते उसे उस दुकान तक ले गया। वो कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं थी पर ठीक था। सभी उस दुकान के अंदर गए। फिर लड़का उन्हें अपने घर ले गया। घर भी ठीक था। ये सब बातें मुझे बाद में मम्मी जी ने बताई थी, क्योंकि हम सब बच्चे गाड़ी में ही थे। हम काफी लोग गए थे फिल्म देखने। मम्मी जी, नॉर्वे वाले मौसी, उनकी बेटी, जर्मनी वाले मौसी, उनके 2 बेटे, जलंधर वाली मौसी की 2 बेटियां और एक बेटा विकास और मैं। उनके घर सिर्फ मम्मी जी, नॉर्वे वाले मौसी और जर्मनी वाले मौसी ही गए थे। थोड़ी देर बाद वे सब दुकान की तरफ आ गए, क्योंकि हमारी गाड़ी दुकान के बाहर ही खड़ी थी। फिर हम जलंधर वापस आ गए। जलंधर आ करके सभी ने मना कर दिया। उसका एक खास कारण था जो वहाँ जा करके पता चला। वो जो लड़का था उसका रियल मम्मी ने रेलवे लाइन पर लेट करके आत्महत्या कर ली थी और उस लड़की की पत्नी ने भी ऐसे ही आत्महत्या की थी। मेरे जर्मनी वाली मौसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्या हुआ जो सास बहू ने एक तरह से ही अपनी जान दी। कुछ तो हुआ होगा। उस लड़के के पापा ने दोबारा शादी कर ली थी और अब ये लड़का भी शादी करना चाहता था। सभी इस रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे। रात को उस लड़के का मौसा जी का फ़ोन आया तो मौसा जी ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अगले दिन फिर उसका फ़ोन आया तो मौसा जी ने सख्ती से मना किया। फिर दोबारा उसका फ़ोन नहीं आया। अगले दिन विकास और डैडी जी वापस घर पहुंच गए। मैंने और मम्मी जी ने 3-4 दिन बाद जाना था। फिर वो दिन भी आ गया जब हम वापस घर जाना था। हमने जलंधर से पठानकोट बाईपास से पठानकोट के लिए बस ली। बस में थोड़ी भीड़ थी, इसलिए मम्मी जी 3 लोगों वाली सीट पर बैठी और मैं 2 लोगों वाली सीट पर। थोड़ी देर बाद मम्मी जी की सीट की बीच वाली सवारी उतर गई तो मैं वहां बैठ गई। इस तरह मम्मी जी बीच में हो गई और मैं साइड में। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ चुभा। मैं अपना हाथ पीछे लेकर के गई तो कुछ नहीं था। ऐसा 2-3 बार हुआ। मम्मी जी ने मुझसे पूछा तो मैं बोली कि मम्मी जी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ काट रहा है।
तभी क्या हुआ, मेरी पीठ पर मतलब जो कमर का हिस्सा होता है वहाँ कुछ कुछ काटने जैसा हुआ। मैं एकदम उठ गई तो मुझे सीट के नीचे जो गैप होता है वहाँ कुछ महसूस हुआ, पर जब मैं ध्यान से देखने लगी तो हट गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी कमर पर फिर कुछ काटने लगा। मैं साइड वाली सीट पर थी तो मेरी कमर पर कुछ हिस्सा सही बाहर था। फिर ऐसा 2-3 बार हुआ। मेरी सीट के पीछे एक बुजुर्ग सा आदमी बैठा था। मुझे अब उस पर शक होने लगा। अब हुआ क्या, मेरा ध्यान अब इसी तरफ था। अब जैसे ही मुझे फिर से कुछ महसूस हुआ, मैंने फटाफट अपना हाथ बढ़ा करके उसे पकड़ लिया। अब उसकी उंगलियां मेरे हाथों में थी। मैंने उसकी उंगलियां नहीं छोड़ी। मैं एकदम से उठी और एक करारा थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। मैं बोली कि शर्म नहीं आती है क्या, जो इतनी देर से ये हरकत कर रहे थे। वो अकड़ करके बोला कि मैंने क्या किया है। मैं बोली कि अभी भी आपके हाथ को मैंने पकड़ा हुआ है, आप ही मुझे बार बार पिच कर रहे थे ना। ये बोल करके मैंने एक और थप्पड़ मार दिया। मैं बोली कि अब अगर दोबारा हाथ लगाया तो हाथ ही तोड़ दूंगी। ये बोल करके अपनी सीट पर बैठ गई। फिर वो आदमी उधर से उठ करके दूसरी सीट पर बैठ गया। मेरे इस एक्शन से मम्मी जी खुद हैरान थी। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब लगता है मेरी पूनम वापस आ गई है। मुझे तो अभी भी बहुत गुस्सा था। मैं बोली कैसे लोग हैं, अपनी उम्र नहीं देखते और अगर कोई गलत कर रहा है तो दूसरे देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। मम्मी जी ने मुझे शांत करते हुए कहा कि पूनम अब बस कर, गुस्सा मत कर और शांत हो जा। मैंने पानी पिया और आंखें बंद करके सीट से टेक लगा करके बैठ गई। शाम को हम घर पहुंचे, चाय पी करके आराम थोड़ी देर करने के लिए लेट गए। जब मैं आराम कर रही थी तो मुझे फिर से बस वाली बात याद करके गुस्सा आने लगा, पर एक बात की तसल्ली थी, मैंने उस बात का विरोध किया। ये सब सोचते हुए मुझे एक पिछली बात याद आई। आपको याद होगा जब उसने मेरे गहने अमृतसर में बेचे थे। जब गहने बेच करके हम आए तो थोड़े दिन बाद उसने घूमने का प्रोग्राम बनाया। हम पहले दिल्ली उसकी मौसी के पास गए, 2 रात उधर काट करके मेरठ गए। वहाँ उसके बुआ के बेटे मेजर थे, वो कैंट एरिया में रहते थे। हम वहाँ 2 रात रहे। उसके बाद हम कानपुर गए, वहाँ उसके दोस्त थे, वो एक मुस्लिम फैमिली थी। विवेक थोड़े समय सऊदी अरब रहा था तो वो भैया उसे वहीं मिले थे। हम वहाँ 2 रात रहे। जाते समय तो हमने बस से सफर किया, पर वापसी में हम दिल्ली तक ट्रेन से आए थे। दिल्ली आकर के हमने रात का सफर किया, बस से किया। मुझे अच्छे से याद है वो एसी थी बसें, और उस समय उसका किराया 800 रुपए लगा था। गहने बेच करके जो पैसे मिले उससे खूब ऐश कर रहा था। बस में बहुत मुश्किल से सीट मिली, और वो भी जो आखिर में लंबी वाली सीट होती है वो बस दिल्ली से धर्मशाला जा रही थी, और उसमें तकरीबन तिब्बती लोग थे। पिछली सीट पर सिर्फ मैं ही अकेली लड़की थी। मैं दाएं तरफ की खिड़की की तरफ बैठी और वो मेरे साथ। अभी बस चली ही नहीं थी, तभी एक लड़की और आई, इसके साथ बैठ गई। फिर उस लड़की ने इसे बोला कि इधर सारे आदमी हैं तो मुझे खिड़की के साइड बैठने दे। उसने मुझे उसे खिड़की की तरफ बैठने को बोला तो मैंने उसे बैठा दिया। आप मानोगे नहीं, मैंने बस में घूंघट निकाला हुआ था। बस में ही नहीं, घर से निकलते समय भी घूंघट ही किया। मतलब जहां भी गई घूंघट में ही गई। उसने बस में भी मुझे तकलीफ देना बंद नहीं किया। बस में सफर कर रहे आदमियों की तरफ इशारा करके बोले कि आज तो तू बड़ी खुश होगी, हमारी सीट पर इतने आदमी हैं। ऐसा कर, तू मेरी सीट पर आ जा और उनके प्राइवेट पार्ट छू करके मजे ले, और उन्हें भी अपने अंगों से छू करके मजे लेने दे। ये सब बोलते हुए वो मुझे जोर जोर से पिंच भी किए जा रहा था। जब वो पिंच करता वो मुझे बहुत दर्द होता, पर उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तेरे मुंह से आवाज निकली उधर ही तेरा हाल खराब कर दूंगा। उतनी देर में वो लड़की भी आ गई थी तो वो थोड़ा रुक गया। अभी बस चलने में काफी समय था। फिर वो उठा और मुझे बोला कि मैं थोड़ी देर में आया। ये बोल करके वो बस से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने घूंघट को थोड़ा सा उठा लिया। मुझे गर्मी लगने लगी थी। फिर मेरा ध्यान लड़की की तरफ गया क्योंकि वो मुझसे कुछ पूछ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उस लड़की ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, देखने में आम लड़की जैसी थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने बता दिया, तब उसने भी बताया वो कहाँ जा रही है। अभी वो बात कर ही रही थी तभी वो आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने उसमें से एक पैकेट निकाला और मुझे दिया। उस लड़की को देने लगा तो उस लड़की ने मना किया, पर उसके बार बार बोलने पर उस लड़की ने वो पैकेट ले लिया।
फिर उसने एक पैकेट निकाला और उसे खोला। मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें सैंडविच था। हम तीनों ने खाना शुरू किया। फिर उसने हमें एक एक कोल्ड ड्रिंक दी। उस लिफाफे में अभी काफी खाने पीने का सामान था। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। फिर कंडक्टर ने टिकट चेक की। फिर बस की लाइट ऑफ हो गई। वैसे भी बस 10 बजे के करीब चली थी। करीब 11 बजे वो मुझे बोला, मुझे नींद आ रही है, तू ऐसा कर, अगली सीट के नीचे जो रॉड सी लगी है उस पर अपने पैर रख, फिर तेरी टांग ऊंची हो जाएगी और मैं उन पर सो जाऊंगा। खबरदार जो तूने अपनी टांग नीचे की तो। अब जो आगे आप लोग सुनेंगे वो याद करके अभी से मेरी आंखें भर आई हैं। आज सोचती हूँ वो कितना गंदा आदमी था। जब तक मैं जाग सकती थी जागी। मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। अचानक बस की ब्रेक लगी और मेरी आंख खुल गई। मैंने ध्यान दिया, पता नहीं मेरे पैर कब अगली सीट की रॉड से नीचे गिर गए थे और जिस वजह से मेरी टांग भी नीचे हो गई थी। तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि अगर मेरी टांग नीचे है तो वो कैसे सोया है। तभी मैंने देखा वो उस लड़की की टांग पर सिर रख करके सोया हुआ है और उस लड़की का चेहरा उसके चेहरे पर है। ये देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उस कमीने का हाथ उस लड़की की शर्ट के अंदर था। वो दोनों इतनी गहरी नींद सोए थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। मैंने अपनी आंखें बंद की और पीछे सीट से सिर लगा करके आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मेरी आंखें तब खुली जब किसी जगह चाय पानी के लिए बस रुकी। फिर वो दोनों भी उठ गए। उसने मेरी कमर में जोर से पिच किया और बोला कि तूने अपने पैर उस रॉड से नीचे कैसे रखे। मेरी नींद टूट गई और मुझे ठीक से टेक लगा करके सोना पड़ा। मैं उसके इस झूठ को सुन करके हैरान हो गई, पर मैं कुछ नहीं बोल पाई। अब सुबह होने वाली थी, इसलिए अब वो भी सीट से टेक लगा करके सो गया। मैं भी सो गई। थोड़ी देर बाद हमारा स्टॉप आ गया। मैं पहले उतरी और वो मुझे सामान पकड़ा रहा था। फिर मैंने देखा वो उस लड़की से हाथ मिला रहा था और फिर उसके गले लग करके नीचे उतरा। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि अगर मैं उसे कुछ कहती तो वो मुझे ही सुना देता। मैं ये सोचते हुए खुद को लानत दे रही थी कि आज कैसी हिम्मत मैंने उस दिन क्यों नहीं दिखाई। अगर ये हिम्मत मैंने पहले दिखाई होती तो शायद मुझे इतना दर्द और तकलीफ ना सहनी पड़ती। ये सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई। ऐसे ही दिन बीतते रहे। ये सितंबर 1998 की बात है। एक अंकल और आंटी हमारे घर आए। वो मेरे लिए एक रिश्ता लेकर के आए। मम्मी जी ने उन्हें बोला कि पूनम के डैडी जी से बात करके ही कोई जवाब दूंगी। शाम को जब डैडी जी आए तो मम्मी जी ने डैडी जी से इस बारे में बात की। डैडी जी ने जब इस रिश्ते की बात सुनी तो डैडी जी ने मम्मी जी को एकदम से गुस्सा किया कि मेरी बेटी 2 रोटी खाती है, मैं उसे पूरी जिंदगी खिला सकता हूँ। ये बात मुझे बाद में मम्मी जी ने बताई थी। असल में जिनका रिश्ता मेरे लिए आया था उनकी पहले शादी से 2 बेटे थे और उनकी पहली बीबी की मृत्यु जनवरी 1998 में ही हुई थी। थोड़े दिनों बाद मेरी एक सहेली का रिश्ता भी उन्हीं अंकल ने करवाया था। मेरी सहेली के पापा लड़के वालों का घर बार देखने गए तो रात को उन्हें अंकल के घर रहे। फिर उन अंकल ने मेरी सहेली के पापा को उनका घर दिखाया जिनका रिश्ता मेरे लिए आया था। फिर जब मेरी सहेली के पापा हमारे घर आए तो उन्होंने मम्मी जी को बताया लड़के का घर अच्छा है, वैसे भी लड़का सरकारी नौकरी करता है। मम्मी जी ने फिर से डैडी जी से बात की। डैडी जी अब थोड़ा सोचे, फिर उन्होंने जलंधर वाले मौसा जी से फोन पर बात की। वो भी इस रिश्ते से सहमत थे। ये अक्टूबर महीने की बात है। फिर मम्मी जी और डैडी जी ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में बात की और मैं सोच समझ करके जवाब देने को कहा। मैंने सोचा अब इस आदमी ने शादी करनी ही है, मुझे अपनी आदत पता है और अगर कोई ऐसी आदत शादी करके उनकी जिंदगी में आई तो बच्चों की जिंदगी रुला देगी वो। अगले दिन मम्मी जी के पूछने पर मैं इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। फिर उन अंकल को भी बता दिया। अंकल और आंटी दोनों हमारे इस फैसले से बहुत खुश हुए। फिर 14 नवंबर 1998 को उन्हें हमारे घर बुला लिया गया। जलंधर वाले मौसा जी भी आए थे। उनकी तरफ से उनके बड़े भाई और चाचा जी आए थे। जब मुझे बुलाया गया तो वो उठ करके बाहर चले गए। मौसा जी उनके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने कहा कि वो लड़की देखने नहीं बल्कि सिर्फ उससे बात करने आए हैं। फिर हमें एक कमरे में बिठा दिया गया। मुझे झिझक हो रही थी। फिर इन्होंने मुझसे मेरी स्टडी के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मेरी BA पूरी नहीं है तो आप मुझे 10+2 ही समझ सकते हैं।
फिर बच्चों की बात आई तो मैंने कहा अगर मेरी किस्मत में सुख होगा तो यहीं दे देंगे, वरना अपने पैदा किए भी कौन सा सुख देते हैं। फिर हम दोनों ने और बच्चा ना करने का फैसला किया। बाद में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि 14 दिसंबर 1998 को चामुंडा मंदिर में शादी होगी। चामुंडा मंदिर का सारा इंतजाम उनके चाचा जी ने किया था, वे ब्लॉक के चेयरमैन थे। फिर वो दिन भी आ गया। हमारी तरफ से 2 सूमो गाड़ी थी। विकास उन दिनों कांगड़ा के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था। उसने सीधा चामुंडा ही आ जाना था। हम चामुंडा मंदिर पहुंचे तो वहां सामने शिव जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां शादियां होती थी और सर्टिफिकेट दिया जाता था। हमारी शादी हो गई। चाय पानी का इंतजाम वहीं एक होटल में किया गया था। खाने का इसलिए मना किया गया क्योंकि मेरे ससुराल में धाम का आयोजन किया गया था। विदा हो करके मैं अपने ससुराल आ गई। आगे आए तो लोग धाम खा रहे थे। मेरी ननदों ने सत्यनारायण की कथा और हवन का प्रोग्राम भी रखा था। सब अच्छे से हो गया। अगले दिन हम मम्मी जी के पास आए। मम्मी जी ने भी कथा रखी थी और लोगों के लिए रात का खाना भी था। अगले दिन हम दोनों ऊना आ गए। दोनों बेटे इन्होंने मकान मालिक के पास छोड़े थे। हम वहां पहुंचे तो बच्चे अपने कमरे में थे। हमारा डिनर मकान मालिक ने बनाया था। फिर ये ऊपर कमरे में गए और बच्चों को लेकर के नीचे आए। दोनों बेटों ने मेरे पैर को हाथ लगाया और मुझे मम्मी कह करके पुकारा। मैंने दोनों को गले से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मैंने अपना फर्ज पूरा करने में कभी कोई कमी नहीं रखी। दोनों बेटों को अच्छा पढ़ाया, दोनों की शादी की। बड़े बेटे का एक बेटा है और छोटे बेटे की एक बेटी है। अब बड़ा बेटा जम्मू में जॉब करता है और उसका परिवार उसके साथ है। छोटा बेटा यहीं ऊना में जॉब करता है। छोटी बहू भी लॉ कॉलेज में पढ़ती है। उनकी बेटी हम सब की जान है। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत स्नेह करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने पहले जैसा भी समय काटा, मेरी किस्मत थी। पर अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी खड़ूस जान मेरे साथ है। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और हर पल उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।